Hello everyone. Now let's see a small bit RNA world and then concept of genome, genomics, proteome, proteomics. This bit is actually divided in different parts in different areas in your textbooks. तो मैं उसको collectively बता रहा. ये थोड़ा सा miscellaneous जैसा बीट है लेकिन करना पड़ेगा. MCQs बन जाते हैं यहाँ से छोटे छोटे. In this chapter there are two major beats, that is your human genome project and the DNA fingerprinting. We will study that part in biotechnology and we will later merge it in this chapter, क्योंकि उसके अंदर जो कोई भी कंसेप्ट आने वाले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो वो जो कंसेप्ट है अपने को बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें वहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11 एंड 12 वो होने के बाद ही आपको अच्छे से समझते. तो मैं वो इस चैप्टर में मर्ज नहीं करूंगा, उसको अपन बाद में इधर मर्ज कर लेंगे जब वो चैप्टर फिनिश होगा तब वहां पे बता दूंगा उसको. ओके अभी बस दो छोटे बिट्स बता रहा हूँ, आरएनए वर्ल्ड एंड कंसेप्ट ऑफ जीनोमिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आरएनए वर्ल्ड. सो आपको आरएनए वर्ल्ड की जो कंसेप्ट है कहां दी हुई है. सो एट द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एट द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का बीट निकालो जहां पे अपन ने mRNA बनाए थे, फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए. वहां पे आपको आरएनए वर्ल्ड नाम का एक हेडिंग दिखेगा, पैसेज में एक बोल्ड अक्षरों में दिखेगा. व्हाट इज आरएनए वर्ल्ड. सो आपको पता है इवोल्यूशन कैसे हुआ है लाइफ में, लाइफ कैसे फॉर्म हुई इवोल्यूशन चैप्टर में देखे थे. सेल वाज फॉर्म्ड, कैसे सेल का फॉर्मेशन हुआ. ओपेरन हल्डेन ने बोले केमिकल्स जुड़ते गए, बायोमोलिक्यूल्स बनते गए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, और उनको जुड़ जुड़ के फिर सेल जैसा एग्रीगेट तैयार हुए और अल्टीमेटली उसके अंदर सेल तैयार हुए. तो वो सेल में पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था. पहला सवाल क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, वेदर इट वाज डीएनए और आरएनए. सो ये सवाल जब उठा तो कई साइंटिस्ट ने फिर बहस करे, नहीं डीएनए था, कुछ लोगों ने बोले नहीं आरएनए था. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, हमने तो चैप्टर की स्टार्टिंग ही इस बात से की थी, बराबर. ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, एवेरी मैक्लियोड आए, हर्शी चेज आए, उन्होंने डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कंफर्म बोल दिए. लेकिन वेदर डीएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, वेदर डीएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. सो ये जो सवाल था, सो हु वाज द फर्स्ट, हु केम फर्स्ट, आरएनए और डीएनए, हु केम फर्स्ट, आरएनए और डीएनए. इस सवाल का जवाब ढूंढने जब लोग निकले, इस सवाल को पता करने का निकले कि वेदर इट केम फर्स्ट और इट वन. सो पता चला कि आरएनए वाज फॉर्म्ड अर्लियर देन डीएनए because RNA is single stranded, it has unpaired bases, it can undergo mutation, it can express it in the form of Mendelian characters, and it has much stability as compared to proteins etc. It has much stability as compared to proteins etc. So जो अर्ली लाइफ थी, अर्ली सेल्स थे, उनमें RNA पहले रहा होगा, उनके जो न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे वो ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स रहे होंगे, और फिर आरएनए ने खुद को स्प्लाइसिंग वगैरह करना सीखा होगा, टेलिंग, कैपिंग, अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करना सीखा होगा. और इसी वजह से कई लोग क्या मानते हैं, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. देयरफॉर दिस वर्ल्ड वेयर द लाइफ वाज हैविंग ओनली आरएनए that could only replicate, self replicate, वो भी ऐड कर लो इसकी प्रॉपर्टी, it could self replicate, it could also inherit characters. इनहेरिटेंस भी होता है ना आरएनए से, अगली जनरेशन में कैरेक्टर जाते हैं ना वायरसेस में. सो मतलब क्या, आरएनए वाज डोमिनेंट, predominant genetic material in the early life, hence that world is known as was termed as RNA world. शुरुआती लाइफ में RNA was predominantly found, इट वॉज सिंगल स्ट्रैंडेड, अनपेयर्ड, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे थे. जेनेटिक आइडियल जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखे थे, उसमें देखे थे इट शुड बी एबल टू अंडरगो म्यूटेशन, स्लो म्यूटेशन, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, वो प्रोटीन बना सकना, इट शुड बी स्टेबल, सेल्फ रिप्लिकेट करना, इनहेरिट कर सकना. ये सब बातें आरएनए में थी, और आरएनए के बनना बहुत स्वाभाविक था क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहता, जल्दी बन जाता था. ओके कुछ एंजाइम्स थे राइबोजाइम्स जिनमें 23S RNA एक रहता, RNA 23S RNA जो अपन ने देखे थे बैक्टीरिया में रहता. इट कुड रिप्लिकेट एंड इट कुड आल्सो एक्ट एज एंजाइम इन बैक्टीरिया, इट कुड एक्ट एज एंजाइम इन बैक्टीरिया.
तो ये खुद एंजाइम था आरएनए, और खुद को बनाने की तरीका ढूंढने निकाल लिया था इसने। मतलब ये एंजाइम रहा था, इसने एंजाइम का काम करा और इसने खुद का आरएनए तैयार करा, मतलब डीएनए की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो इतना ज्यादा इनमें कैपेसिटी रहती है एंजाइम बन के काम करने की। तो अपने आप में सोचो फिर ये डीएनए के भरोसे पे नहीं रहे होंगे, आरएनए प्रोटीन के भरोसे पे नहीं रहेंगे, खुद ने ही पूरी दुनिया तैयार कर दी इन्होंने। ओके और इसीलिए माना जाता कि आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज दे कैन नॉट ओनली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, दे कैन आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स, राइबोजाइम्स। तो ये दो बातों की वजह से एक कंसेप्ट तैयार हुई राइबोजाइम। इसमें फिर अपन ने देखे थे कंसेप्ट ऑफ इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स। सो इंट्रॉन्स आर दी नॉन कोडिंग रीजन्स इन डीएनए, exons are the actually coding regions in your mRNA. Introns are non coding and exons are coding regions on mRNA. So introns present रहते थे पहले के mRNA में, introns are non coding, then your exons are coding, introns are non coding। याद आ रहा है कि कुछ इंट्रॉन एक्सॉन की कंसेप्ट। तो इंट्रॉन्स कुछ काम के नहीं रहते, तो वो पहले रहते थे। ओके शुरुआत में आरएनए क्या मालूम था कोडिंग कौन सा है, नॉन कोडिंग कौन सा है, किससे प्रोटीन बनेगा किससे नहीं बनेगा। बाद में जब पता चला कि इससे प्रोटीन नहीं बन सकता, इससे प्रोटीन नहीं बन सकता, सो एक प्रोसेस डिस्कवर हुई जिसमें जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स एंड रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, उसको अपन कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। सो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आरएनए वाज द डोमिनेंट मटेरियल। बाद में जाके आरएनए ने सीखा होगा कि कौन से काम की सीक्वेंस है, कौन से बिन काम की है, और फिर इंट्रॉन्स का होना, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस का होना, ये अपने आप में एक प्रूफ है। दे आर द रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक होने अपने आप में यूनिक होने के ये एक पहचान है, पुरावा है, आपको बोल सकते कि दे आर एविडेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, दे सपोर्ट द आरएनए। सो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस आरएनए वर्ल्ड को सपोर्ट करती, क्योंकि स्प्लाइसिंग में अपन इंट्रॉन्स निकालते जो काम के नहीं रहते और एक्सॉन्स काम के रहते। सो पहले के आरएनए को पता नहीं था कि काम के कौन से बिना काम के कौन से, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा टाइम तो आरएनए समझ गया कि ये काम की सीक्वेंस नहीं, ये काम की, तो इसको निकालने की प्रोसेस बनाना चाहिए, तो उसने स्प्लाइसिंग की प्रोसेस डिस्कवर करा और फिर काम का आरएनए बनने लगा। समझा? तो ये प्रोसेस किसको सजेस्ट करती, इट एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, डोमिनेंस ऑफ आरएनए। ओके एंड दे आल्सो इंट्रॉन्स रिप्रेजेंट द रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ये लाइन एनसीईआरटी की ऐसी कैसी याद करो, ठीक है। अगर इसके और आगे बढ़े तो आपको पता है फिर आरएनए से डीएनए बना होगा और प्रोटीन तो बनते ही थे। तो अगर आप आरएनए को बीच में रखेंगे सो आरएनए से तुम प्रोटीन भी बना सकते हैं, प्लस आरएनए से तुम डीएनए भी बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। HIV याद करो जरा, HIV में एंजाइम रहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। इट कैन प्रोड्यूस DNA over the RNA and the RNA can also produce protein by peptidyl transferase, peptidyl transferase, okay, by process of translation. It can produce proteins by the process of translation. So इस तरीके से सबसे पहले तो ऐसा रहूंगा RNA नंबर 1 पे आया, वो आरएनए ने डीएनए नहीं बना दिया डायरेक्ट, वो आरएनए ने पहले क्या करा, प्रोटीन बनाना चालू करा, बिकॉज इट कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। उसने प्रोटीन बनाना सीखा, तो 2 नंबर पे आए तुम्हारे प्रोटीन। फिर वर्ल्ड तैयार हुआ आरएनए प्रोटीन वर्ल्ड। पहले अकेला आरएनए था तो आरएनए वर्ल्ड, बाद में वो आरएनए प्रोटीन बनाना सीख गया तो आरएनए प्रोटीन वर्ल्ड। और तीसरे नंबर पे फिर उन्होंने क्या करे, आरएनए से डीएनए बनाना सीख गए। सो ऐसा माना जाता कि डीएनए वाज द लास्ट, DNA was the last entity in this triad। ये तीनों में से लास्ट में आने वाला कौन है, DNA। सबसे पहले आए प्रोटीन अपने RNA, फिर आए प्रोटीन्स, उन पे से बनने वाले प्रोटीन्स, और फिर उसके बाद आए DNA। और इस तरीके से एक नया वर्ल्ड हुआ, DNA RNA प्रोटीन वर्ल्ड। और फिर सेंट्रल डॉगमा रखे तुम्हारे क्रिक ने, DNA produces RNA by the process of transcription and RNA produces protein by the process of translation। समझ में आया? तो वो जो प्रोसेस तैयार हुई तो एक्चुअली शुरुआत हुई थी आरएनए से, बाद में प्रोटीन बने उससे, और बाद में वो आरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से डीएनए बनाना सीख गया। और फिर डीएनए ने फिर सोचा कि अब मैं ट्रांसक्रिप्टेज यूज करूंगा, अपना आरएनए पॉलीमरेज यूज करना सीख गया और उसने आरएनए बनाया, उसने प्रोटीन बनाया, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ऐसा करके तुम्हारा इवोल्यूशन हुआ और आरएनए वर्ल्ड की कंसेप्ट ब्रॉड होते गई,
ब्रॉड होते गए और अल्टीमेटली आज अपना जो इम्पोर्टेंस है स्प्लाइसिंग वगैरह प्रोसेस जरा ज्यादा स्टडीज में है कि कैसा एक्चुअली आया कौन पहले, ये सवाल आज भी अपने को सता था, लेकिन अल्टीमेटली एक ये निकला कंक्लूजन, अमंग दीज थ्री हु केम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट्स आरएनए. व्हाट आर द सपोर्टिंग एविडेंसेस? प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइसिंग, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स. देन हु केम लेटर? प्रोटीन्स. Okay, and then last one in this trio was your DNA. Okay, how DNA was produced? By reverse transcription with the help of reverse transcriptase. Oxyribonucleotides, ribonucleotides were converted into deoxyribonucleotides by means of ribonucleotides रिडक्टेज, इनका रिडक्शन करे, ऑक्सीजन निकाल दिया इनमें से, राइट. रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें से ऑक्सीजन निकाले तो डीऑक्सी हो गया. सो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का ऑक्सीजन निकालने वाला मतलब रिडक्टेज. ओके, ये एंजाइम बना होगा, ये एंजाइम से फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बने होंगे और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के डीएनए. मींस तुमको डीएनए बनाने के लिए दो चीज लगेंगी, एक तो डीएनए से अपने को राइबोन्यूक्लियोटाइड से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बनाना सीखना पड़ेगा, और दूसरा आरएनए से डीएनए बनाना, मतलब तुमको एक ये प्रोसेस लगेगी रिडक्शन करना आने के लिए, ये एंजाइम बनाए होंगे और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ये बनाए, और इस तरीके से तुम्हारा फिर आरएनए ने सबको बनाने वाला है ऐसा मानते. इसलिए पूरी जो दुनिया दिख रही है किसकी दुनिया? एक्चुअली आरएनए वर्ल्ड है. दिस इज नॉट अ डीएनए वर्ल्ड. ओके, सो ये एक कंसेप्ट है आरएनए वर्ल्ड. स्प्लाइसिंग इज द प्रूफ, इंट्रॉन्स आर द एंटिक्विटी रिमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी. ये बातें याद रखो, ये एमसीक्यू में पूछते. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज द प्रूफ ऑफ आरएनए वर्ल्ड? स्प्लाइसिंग. विच आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम? 23SR RNA. Okay, thus this is about your RNA world. Significance is that this world is your actually RNA world because RNA was the ancestor of all these molecules. Okay, conclude कर दिया. Next let's see what is genome and genomics. So what is genome? तो जैसे कि हम genome वर्ड कई बार यूज कर चुके. genome मतलब क्या रहता है? It is the set of a complete set of haploid chromosomes, complete set of DNA or haploid set of chromosomes, haploid set of chromosome of an organism is known as genome of an organism. क्यों? इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया था मैं, बस वापस रिवाइज करा रहा. मेंडल में हमने देखे थे हमारे जो सेल्स रहते हैं ह्यूमन सेल्स, दे आर जनरली डिप्लॉयड. वी हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम. वी हैव 2n is equal to 46. हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन हर क्रोमोसोम की दो कॉपियां है. क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, 3, 4, 5, ऐसे हमारे पास 23 तक है. 22 chromosomes are called autosomes. 23rd chromosome pair is known as sex chromosome, also known as allosome. तो हमारे पास हर क्रोमोसोम की दो कॉपियां प्रेजेंट है, मतलब पेयर प्रेजेंट रहती, बराबर है. इसका मतलब यहाँ पे जो जीन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई कलर वाला जीन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहीं पे रहेगा, उसका दूसरा कॉपी आपके वो वाले क्रोमोसोम नंबर 1 पे सेम लोकेशन पे रहेगा. अगर यहाँ पे तुम्हारा स्किन कलर वाला जीन है तो उसी क्रोमोसोम नंबर 1 पे यहाँ पे स्किन कलर वाला जीन है, मतलब हर जीन की भी आपके पास दो कॉपी है. लेकिन आपको जीनोम किसको बोलने का है? तो आपके पास अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम भी रहा तो आप वो पूरे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स आप पता कर सकते, बिकॉज यू हैव एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ ईच कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. सो देयरफॉर सिंगल क्रोमोसोम इज इनफ, सिंगल क्रोमोसोम इज इनफ टू डिफाइन दैट ऑर्गेनिज्म, तो उसको फिर जीनोम बोलते. देयरफॉर कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए, एक क्रोमोसोम, haploid set of chromosomes of an organism, it is called the genome of that organism. So हमारा जीनोम मतलब क्या रहेगा? हमारा haploid set, for example n is equal to 23 and therefore your gametes are sufficient. मेल गैमेट में सिंगल सेट आता, फीमेल गैमेट से सिंगल सेट आता, वो दोनों मिलकर जाइगोट बनता और जाइगोट में डिप्लॉइड सेट तैयार हो जाता, राइट. तो इस तरीके से सिंगल सेट एक काफी रहता अपनी पूरे ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए. हेंस योर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज योर जीनोम, is known as your genome. First of all, genome word. Okay, and this term was coined by, genome was coined by T.H. Rodrigues in 1986. In 1986. What is genome?
a complete set of DNA, complete composition of DNA, haploid set of chromosome of an organism is known as genome, the term coined by Dodrick. Okay, and the study of your genome, study of genomes is known as genomics. Study of genomes is known as genomics. नाम में ये genomics is the study of genomes. This term was coined by R. Winkler in 1920. R. Winkler in 1920. Study of genomes. अब genomes की study क्या करेंगे? अब तुम्हारा genome मतलब तुम्हारे DNA, तुम्हारे genes, इनकी study करने का. ओके, तो तुम्हारे जीन्स की स्टडी कैसे करेंगे? तुम सिंपली तुम्हारे डीएनए को ओपन करने का, और जो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके ऊपर क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, कौन से सीक्वेंस कौन से जीन को डिफाइन करते हैं, कौन से जीन में क्या सीक्वेंस है. जैसे कि आपका आई कलर वाला जीन है फॉर एग्जांपल. अब अपन ने देखे जीन क्या रहता, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन इज द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन कोड फॉर एमआरएनए और दैट कैन कोड फॉर अ प्रोटीन. ओके, इट इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन. तो अगर ये आई कलर वाला जीन है तो यहाँ पे कुछ तो सीक्वेंस होंगी ना आपके टेम्पलेट स्टैंड पे, ए जी टी टी सी सी ए सी सी ए टी जी सी, कुछ तो ऐसा होगा ना, राइट. तो हम क्या करेंगे, हमारे आई कलर वाला जो जीन है उसके ऊपर सीक्वेंस क्या है, वो डीएनए का जो टुकड़ा है कहां से कहां तक है, वो कौन सा आई कलर इंपार्ट करता, तो वो जीन निकालेंगे ढूंढ के. ठीक है, उसको अपन सीक्वेंस करेंगे, सीक्वेंसिंग ऑफ जीन. ओके, हम उसको सीक्वेंस करेंगे प्लस उसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकालेंगे कि क्रोमोसोम नंबर कितने पर, क्रोमोसोम नंबर 1 पे वो जीन कहां पे लोकेटेड है, यहां है क्या, यहां है, यहां पर है, पी आर्म पे है क्या, क्यू आर्म पे है, क्यू आर्म इज द लॉन्ग आर्म, पी आर्म इज द शॉर्ट आर्म, और कौन से आर्म के ऊपर कहां पे लोकेटेड है वो जीन. ओके, उसकी लोकेशन पता करेंगे कि वो क्यू आर्म के ऊपर इतने डिस्टेंस पे है, पी आर्म के ऊपर इतने डिस्टेंस पे है, whatever be the location. तो तुम उसकी लोकेशन निकालेंगे. सो सीक्वेंसिंग ऑफ जीन, मैपिंग ऑफ जीन. मैप मतलब उसकी लोकेशन. मैप का यूज क्या करते हैं हम, लोकेशन पता करने के लिए, उसकी लोकस पता करने के लिए. सो वी विल डू एनालिसिस ऑफ इट सीक्वेंस, मैपिंग ऑफ दैट जीन, एंड अल्टीमेटली यू विल एनालाइज इट, एनालाइज द जीन एंड ऑल्सो इंक्लूड इट्स फंक्शन ऑफ जीन. उसका फंक्शन क्या है, ये सब अपन अगर स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगा स्टडी ऑफ जीनोम्स विच इंक्लूड, स्टडी ऑफ जीनोम्स विच इंक्लूड सीक्वेंसिंग, मैपिंग, एनालिसिस एज वेल एज स्टडी ऑफ इट्स फंक्शन. सो दैट ब्रांच इज नोन एज जीनोमिक्स. तुम जीनोम की सीक्वेंसिंग करेंगे, मैपिंग करेंगे कि वो कहाँ पे है लोकेटेड, उसमें सीक्वेंस क्या है, कौन से हमारा न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, उसका एनालिसिस करेंगे प्लस फर्दर एनालिसिस कि हमारे इसमें ऐसा है, ब्राउन कलर वाले आई कलर वालों का कुछ जीनोम अलग है, उनका जीन तो वही रहेगा बस उसकी सीक्वेंस अलग है, ब्लैक वालों के अलग है, उसके एनालिसिस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, कंपैरेटिव जीनोमिक्स बोलते हैं उसको. ह्यूमन बीइंग के आई कलर को अपन काऊ के आई कलर के जीन के साथ, गोट के आई कलर के जीन के साथ एनालाइज कंपैरिजन कर सकते. सो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स को तुम सीक्वेंस कर सकते, मैप कर सकते, एनालाइज कर सकते और कंपेयर करके उनके फंक्शंस पता कर सकते. दैट इज द स्टडी ऑफ जीनोम्स, स्टडी ऑफ जीनोम्स and their sequencing, mapping, analysis and study of the functions of genomes or genes is known as genomics. ठीक है, तो इसमें तुम दो चीजें कर रहे मेजर. तुम तो एक तो जीन का लोकेशन और सीक्वेंस पता कर रहे, मतलब उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे. सो दो टाइप्स हो जाते हैं इसके, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स एंड फंक्शनल जीनोमिक्स. व्हेन यू आर सीक्वेंसिंग अ जीन प्लस मैपिंग इट, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स. क्योंकि तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो ना जीन का, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर कौन से न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, कौन सी लोकेशन पे. सो यू आर सिंपली स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स और स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम्स. सो दैट स्टडी ऑफ सीक्वेंसिंग, mapping of genomes, analysis of genomes at their locations, loci, their different genes, so that is known as structural genomics. And when you are studying the functions of gene, means what is the function of this gene, what is the function of this segment, what protein is produced by this gene, whether it produces any character or not, सब चीजें तुम उसके फंक्शन स्टडी करेंगे, and it's called functional genomics. स्ट्रक्चर की स्टडी स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स और फंक्शन ऑफ जीन्स की स्टडी फंक्शनल जीनोमिक्स. ठीक है, प्लस अब अपनी बॉडी में जो जीन्स है उनसे जो जो प्रोटीन्स बनते
तुम्हारी बॉडी के जीन्स अपने को मालूम है जीन्स का एक्सप्रेशन कैसे आता, जीन्स मतलब डीएनए, डीएनए प्रोड्यूसेस आरएनए, देन आरएनए प्रोड्यूसेस प्रोटीन्स, ये आपको पता है सबको, पॉलीपेप्टाइड बनते हैं उससे, करेक्ट। तो ये जो चीज तैयार होती तो मतलब क्या रहा, तुम्हारे जीन्स का प्रोडक्ट क्या रहता, प्रोटीन, इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, अपन ने ऑलरेडी देखे। इसको रेगुलेट कैसा करते, लैक ओपेरॉन प्रीवियस लेक्चर में देखे, राइट। तो तुम्हारे जीन से प्रोटीन्स बन रहे, तो आपके जो जो जीन्स प्रोटीन्स बनाते उनकी स्टडी, तो स्टडी ऑफ प्रोटीन्स, स्टडी ऑफ प्रोटीन्स एंड जीनोम्स, स्टडी ऑफ प्रोटीन्स एंड जीनोम्स इज नोन एज प्रोटीनोमिक्स या प्रोटियोमिक्स, प्रोटियोमिक्स। What is proteomics? Proteomics or proteomics is the study of genomes and proteins, कि कौन से जीन से कौन सा प्रोटीन तैयार होगा, कौन से जीन से कौन सा प्रोटीन तैयार होगा, तो वो प्रोटीन की भी स्टडी, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स मॉलिक्यूलर लेवल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, एज वेल एज द स्टडी ऑफ जीन, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी, जो जीन से जो प्रोडक्ट मिल रहा, जो प्रोटीन में, इट इज कॉल्ड प्रोटियोमिक्स। मतलब ये दो चीजों की स्टडी है, प्रोटीन की भी और जीनोम मतलब जीन्स की। तो ये जीनोम का थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म है, इट इज कॉल्ड प्रोटियोमिक्स, ये नहीं दिया है एडिशनल बिट, ओके। सो दिस इज अबाउट योर जीनोमिक्स एंड जीनोम। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस जीनोमिक्स, क्या फायदा होगा, जरा दिमाग लगाओ, क्या फायदा मिलेगा तुमको जीन्स की अगर सीक्वेंस पता चली, जीन्स की अगर मैपिंग हुई, जीन्स का अगर तुमको एनालिसिस करे, तुमको जीन्स के फंक्शंस पता चले, तो उसका फायदा क्या है, व्हाट इज द यूज। तो तुमको इसके फायदे ये होंगे, यू कैन चेंज द genes by gene therapy, you can change the genes by gene therapy। अपने को देखने का है जीन थेरेपी भी, उसमें आपको पता चलेगा क्या रहता है जीन थेरेपी, हाउ जीन इज करेक्टेड। गलत जीन रहा, जैसे कि आपको पता है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, उसमें डिफेक्टेड जीन रहता है एक्स क्रोमोसोम पे, और वो जीन क्रोमोसोम अगर खराब रहा, जीन खराब रहा, तो हीमोफीलिया जाता अगले जनरेशन में, कलर ब्लाइंडनेस। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, so they can be cured by changing the genes by gene therapy, genes बदल सकते। therefore it has significance in correcting the genetic disorders, studying the genetic disorders, as well as in cloning various other sectors like your medicine, एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन वगैरह अपने को बनाने का है, बायोटेक्नोलॉजी, इन फील्ड्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। प्लस और भी बहुत सारे, फॉरेंसिक साइंस सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेंसिक साइंस, यहाँ पे भी तुम इसको यूज कर सकते, एंड यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर मेकिंग बाय जेनेटिक मार्कर्स, जेनेटिक मार्कर्स। तो ये सब जगह पे तुम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत वास्ट इसके यूजेस है। इतना ही सोचो ना, तुमको तुम्हारे डीएनए की सीक्वेंस पता है, तुमको तुम्हारे डीएनए के पूरे न्यूक्लियोटाइड्स अगर पता चल गए, तो तुम उसके आधार पर कितनी चीजें स्टडी कर सकते। तुम सोच सकते कि नॉर्मल जीन कैसा रहता और अफेक्टेड जीन कैसा रहता, अगर नॉर्मल जीन और डिफेक्टिव जीन है दोनों में कंपैरिजन कर सकते, तुम उसको करेक्ट कर सकते कि खराब जीन है तो उसमें क्या होना चाहिए सही रहने के लिए, तो तुम उसको चेंज कर सकते, तुम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को क्योर कर सकते, ओके। तो इसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के जीनोम स्टडी करा ले, जिसमें यीस्ट, ड्रोसोफिला, इकोलाई बैक्टीरिया, ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स है जिनके जीनोम्स पूरे मैप कर लिए, उनके अंदर कितने जीन्स है, उनके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, पूरे गिन के निकाल लिए। इतने लेवल पे काम चल रहा, सोचो कितना। और इसके अंदर बहुत स्कोप है, इसके अंदर बहुत सारे नोबेल प्राइजेस भी मिले वाले। जीन एडिटिंग का नोबेल प्राइज 2020 का इनफैक्ट ईच फील्ड से गए वाला है। जीन एडिटिंग समझ सकते तुम, जीन्स को एडिट करना कितनी बड़ी चीज है, डीएनए को एडिट करना कितनी बड़ी चीज है, उसमें ये इसी की बात है सब। जीनोमिक्स बहुत वास्ट इसको स्कोप है आगे। Then there are some other organisms whose genomes are still under consideration for research, जैसे कि टोमेटो हो गए, अपने क्रॉप प्लांट्स हो गए, ठीक है। इनके अभी भी चालू है, इनके ऊपर और स्टडीज चालू है कि इनके जीनोम्स अगर पता चल गए तो अपने और उसमें इंप्रूव करके टोमेटो का साइज बदल सकते हैं क्या, उसका टेक्सचर, उसको प्लस लाइफ, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा सकते हैं क्या, बहुत सारी चीजें सोच सकते। तो सोचो तुम डीएनए लेवल पे वर्क करना मतलब कितना मजा आता होगा और कितना ज्यादा वो प्रिसीजन के साथ करने का काम होगा।
ओके तो ये सब जीनोमिक्स का हिस्सा है, अपन बहुत उसके एप्लीकेशन है, और इनफैक्ट ये पूरा इसके ऊपर का जो एप्लीकेशन है अपने को बायोटेक्नोलॉजी बोल के जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हम उसमें वही देखने आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशन, उसमें वही देखेंगे। ओके सो दिस इज अबाउट योर जीनोम, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एक्सेट्रा, इट्स एप्लीकेशंस. We will see next part of this chapter in our next lecture.